हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में, यानी कि 1882। इसके जो पहले के सेक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपके वो पहले के सेक्शन समझ में आ गए हैं तो फिर आपको पूरी एक्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको कम शब्दों में पूरी एक्ट के जो पहले के सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, उसको सबको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिएगा, सेक्शन 1 के पहले का एक प्रियम्बल लिखा हुआ है। ये प्रियम्बल क्या बता रहा है? जो पहली लाइन है इस सेक्शन की कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि यहां पे जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है एक्ट में, वो हो रहा है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज के द्वारा। ये दो पार्टीज जो हैं ये जिंदा हैं, तभी इनके द्वारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहां पे वसीयत नहीं आ सकती, क्योंकि वसीयत जो है किसी के मरने के बाद उसका यूज होता है। यानी कि मैं आज वसीयत करके मर जाऊंगा, उसके बाद ही मेरे बच्चों के पास वो प्रॉपर्टी की वसीयत का कोई यूज होगा, तो वो यहां पे इंक्लूड नहीं है। इसका एक और सबूत यह है कि आप जब सेक्शन 3 को देखेंगे, वहां पर डेफिनेशन लिखी है इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट में लिखा है वो इंस्ट्रूमेंट जो नॉन टेस्टामेंट्री है। टेस्टामेंट्री का मतलब क्या होता है? वसीयत। तो यहां पे जब पूरी एक्ट में कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र आएगा तो वो वसीयत नहीं है। इसका मतलब वो एक्ट ऑफ पार्टीज वाली बात कर रहा है, वो विल की बात नहीं कर रहा। अब देखते हैं कि सेक्शन 3 क्या कह रहा है। सेक्शन 3 देखिए क्या बता रहा है। डेफिनेशन का क्लॉज है, वो बात कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी कि वो संपत्ति जो चल नहीं सकती, अचल संपत्ति। इसको हम पढ़ेंगे किसके साथ? अटैच टू द अर्थ एक डेफिनेशन लिखी है उसके साथ, जो सेक्शन 3 में ही लिखी है। इनको साथ पढ़ा जाए। देखिए, लैंड है, लैंड जो है यानी कि जमीन, लैंड खेत पूरा जो है, जमीन है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो चल नहीं सकती, वो अचल संपत्ति है। उसी अचल संपत्ति पे कोई पेड़ लगा है, यानी कि रूटेड है पेड़ उसमें, वो पेड़ भी क्या है? इमूवेबल। उस पर एक मकान बना है, वो मकान भी क्या है? इमूवेबल। इस मकान में कोई पंखा लगा है, कोई दरवाजे लगे हैं, कोई पर्दे लगे हैं, कोई एसी लगा है, यानी कि वो चीजें लगी हैं जो परमानेंट यूज के लिए हैं। पंखा रोज उतार उतार के साफ नहीं करना होता है, ना ही पर्दे उतारने होते हैं रोज, वो परमानेंट यूज के लिए वहां पे लगे हैं। तो जो परमानेंट यूज की चीजें लगी हुए हैं उस चीजों पे जो इस लैंड से जुड़े हुए हैं, यानी कि जैसे कि बिल्डिंग या वॉल, तो वो सारे के सारी चीजें भी इमूवेबल हो जाएंगी। तो ये जो पंखा लगा है मेरी छत पे, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये उससे जुड़ा है जिससे ये धरती जुड़ी हुई है, यानी कि ये बिल्डिंग। तो रूटेड इन द अर्थ, पेड़ इमूवेबल, ये लैंड इमूवेबल, इस पे जो बिल्डिंग है अटैच्ड, इमूवेबल। इस अटैच्ड बिल्डिंग से कोई चीजें अटैच्ड है परमानेंट यूज के लिए, वो सब इमूवेबल। लेकिन अगर आप पंखे की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे जो पंखे लगे हैं वो मूवेबल हैं, क्योंकि वहां पे उनका इस्तेमाल तभी होगा जब उनको बेचा जाएगा, वो परमानेंट यूज के लिए वहां पे नहीं लगे हैं। तो उसकी आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। अब इसी तरह जो पेड़ कुछ ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल ही तब है जब वो कटे, तो वहां पे वो सारे पेड़ जो हो जाएंगे वो मूवेबल हो जाएंगे, इमूवेबल नहीं रहेंगे। जैसे कि इसकी पहली डेफिनेशन बता रही है, स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप्स, ग्रास, इनका कोई यूज ही नहीं है। क्रॉप्स का कब यूज होगा? जब वो कटेंगे। इसी तरह ग्रास क्या होगी? वो खुद ही उग जाती है और उसका कोई यूज नहीं है, तो वो भी इमूवेबल नहीं है। इसी तरह स्टैंडिंग टिम्बर, अगर कोई बैम्बू का पेड़ लगा है, बांस लगा है, बांस का इस्तेमाल क्या होगा? घर बनाने के लिए, बाकी इस्तेमालों के लिए, यानी कि उसका इस्तेमाल उगने के बाद कोई है ही नहीं, उसका इस्तेमाल ही तब है जब वो कटे। पर इस तरह कुछ और भी ऐसे पेड़ होते हैं जिस पर डिसाइड करना मुश्किल होता है कि वो मूवेबल है या इमूवेबल। जैसे कि मैंगो, आम का पेड़ जो होता है वो लकड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो इस्तेमाल होता है फलों के लिए भी। तो यहां पे कैसे डिसाइड करेंगे कि वो पेड़ मूवेबल है इमूवेबल? वो डिपेंड करेगा हमारे यूज पे। मेरे घर में आम का पेड़ लगा है और मैं उसमें से आम तोड़ के खाता हूं रोज। वो पेड़ वहां पे लगा ही इसलिए है क्योंकि मैं उसमें से आम तोड़ के खा सकूं। तो वहां पे वो पेड़ क्या हो जाएगा? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति। लेकिन अगर किसी के आम के बाग है और वो आम के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करता है, उसे रोज काटता है क्योंकि उसको बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वहां पे उसके लिए वो पेड़ हो जाएगा एक मूवेबल प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग अपॉन द यूज। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये जमीन, इस जमीन पे लगा हुआ कोई भी पेड़, यानी कि रूटेड इन द अर्थ, इस पे कोई अटैच्ड बिल्डिंग, इस अटैच्ड बिल्डिंग पे कोई जुड़े हुए पंखे या कोई दरवाजे या कोई वार्डरोब जो परमानेंट यूज के लिए वहां पे लगी हुई है, वो सब इमूवेबल है। दूसरी डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? मैंने आपको बता दिया, ऐसा दस्तावेज जो वसीयत नहीं है, यानी कि जो एग्जीक्यूट तब नहीं होगा जब कोई मरे, यानी कि बिटवीन पार्टीज अगर कोई चीज हो रही है तो वही इंस्ट्रूमेंट इसमें आएगा। अगला है अटेस्टेड। अटेस्टेड का मतलब होता है एक तरह से दस्तखत कर देना अपना।
दस्तखत करने का पर्पस क्या है कि मालूम पड़ा दो व्यक्ति प्रॉपर्टी दूसरे को बेच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बेचते हुए वो ये काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वही ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिनका नाम उस पर लिखा है क्या वही साइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ढूंढने के लिए हमको दो व्यक्ति की जरूरत है कम से कम, ताकि वो ये देख सके कि क्या ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वही दो व्यक्ति कर रहे हैं जिनका नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो दो गवाह हैं, दो व्यक्ति हैं, इनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट को उन्होंने पढ़ा हो या उसके बारे में पूरी जानकारी हो। अगर केवल उनके सामने दस्तखत या कोई अंगूठे का निशान लगवाया जा रहा है तो उनकी नज़र में ये सब चीज़ें हैं, तो ये अटेस्टेड बहुत है। और अटेस्टेड की जब बात की जाएगी तो दो व्यक्ति कम से कम होने ज़रूरी हैं। हर डॉक्यूमेंट में अटेस्टेशन होता ज़रूरी नहीं है, पर जैसे कि गिफ्ट है 122 में जो लिखा है वहां पे अटेस्टेशन होना जो है ज़रूरी है। एक डेफिनेशन लिखी है रजिस्टर्ड की, ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो नहीं है। वो ये कह रहा है कि जहां पे डॉक्यूमेंट के रजिस्टर्ड की बात की गई है उसको फिर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से हम रजिस्टर करा देंगे। अब जिसमें जो तरीका होगा करने का उसको वैसे कराया जाएगा उस एक्ट के हिसाब से। एक है एक्शनेबल क्लेम। देखिए एक्शनेबल क्लेम को आप कैसे समझेंगे, जैसे कि होता है मुस्लिम लॉ में डोअर, मेहर। तो शादी जब मुस्लिम लॉ में होती है तो वहां पे कंडीशन क्या होती है कि लड़का लड़की को कुछ पैसे देगा या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी देगा। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो कितनी देगा ये डिसाइड कर लेंगे बाद में ये लोग। अब लड़के ने कहा कि हाँ मैं तुमको इस फला तारीख को ये पैसे दे दूंगा, पर क्या लड़की ने उस पैसे के सिक्योरिटी में कुछ लिया है कि तुम अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं क्या करूंगी? कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, बैंक की तरह नहीं है कि कोई सिक्योरिटी ले लें और तब आपको लोन दें। यानी कि एक अनसिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड डेट है। यानी कि वो अधिकार तो उस औरत का है कि वो पैसा ले ले, पर उसके लिए उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। यही है एक्शनेबल क्लेम यहाँ पे। यानी कि उस क्लेम पे, उस पैसे पे जो हस्बैंड को देना है वाइफ को, वो क्लेम पे वो एक्शन तो ले सकती है पर उसके पास उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। अब देखिएगा नोटिस की मतलब है। अब नोटिस का क्या मतलब है, यानी कि मेरे नॉलेज में आ जाए कोई चीज। नोटिस का मतलब होता है किसी के नॉलेज में कोई चीज ले आना। अब मालूम पड़ा कि मैं आपको बता दूं कि देखिए भैया मैं आपको घर बेचता हूं, इसमें फला फला दिक्कतें हैं, अभी इसमें मकान मालिक भी रह रहे हैं, अभी इस पे लोन भी चढ़ा हुआ है। मैंने आपको सारी बात दे दी तो आपको नोटिस में वो बात आ गई, यानी कि आपको वो बात का पता चल गया। लेकिन मैं आपको घर बेचूं और आपको मेरा घर बहुत अच्छा घर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोन नहीं चढ़ा है। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप अगर इतने बड़े आदमी हैं आप जो बात बोलेंगे वो तो सही बोलेंगे, और आपने घर को नहीं देखा। कल को आपको घर खरीद लिया आपने और वहां पे गए तो मालूम पड़ा कि उस पर लोन भी चढ़ा हुआ है, कोई वहां पे किराएदार भी रह रहे हैं, किसी और का घर भी हो सकता है, दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि आप वो चीजों को देख सकते थे पर आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। आप कोर्ट में जाएंगे कि देखिए इन्होंने मुझे प्रॉपर्टी बेची है और उसमें ये दिक्कतें हैं, वहां पे कोई रह रहा है, कोई वो कह रहा है मकान मालिक है, इस पे कोई लोन चढ़ा हुआ है, तो कोर्ट ये कहेगा कि आपके पास नोटिस लेने का पूरा मौका था। यानी कि वो चीजें दिख सकती थी आपको पर आपने फिर भी नजरअंदाज हो गए आप, तो वहां पे मान लेगा कोर्ट कि आपके पास नोटिस था, डीम्ड नोटिस। क्योंकि जब आप दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी को बेचना एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो उनको ये देखना चाहिए कि असल में वो चीजें हैं कि नहीं है जो हमारी नजर में आ सकती हैं। अगर वो चीजें नहीं हैं तो ये हमको पहले देखना चाहिए था। तो यहां पे कोर्ट मान लेगा कि आपको नोटिस है, तो इसकी बात भी ये करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके एजेंट को बता दूं कि इसमें फला फला बातें हैं या यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, तो नोटिस टू एजेंट इज लाइक नोटिस टू द मास्टर। तो अगर मैंने आपके एजेंट को नोटिस दे दिया है तो मान लेंगे कि आपको भी नोटिस हो चुका है, जब तक कि आपका एजेंट फ्रॉडलेंटली एक्ट ना करते। तो आपको कहानी क्लियर हो गई है कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको समझने की जरूरत है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक और बात याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी का पूरा ट्रांसफर भी किया जा सकता है, जैसे कि सेल, गिफ्ट, जहां पे मालिकाना हक, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी है हमने। साथ ही कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हम ओनरशिप नहीं दे रहे हैं पर कोई अधिकार ही ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि लीज। लीज क्या होती है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं और मैं आपको कहता हूं कि इस प्रॉपर्टी को आप इंजॉय करिए। अब एंजॉय कैसे करेंगे? आप दूर से देख के नहीं करेंगे, दूर से देख के एंजॉय उस प्रॉपर्टी में जाके तो उसको एंजॉय कर पाएंगे ना। कोई खेल खेलना हो तो उस खेल को पहले खेलना तो पड़ेगा ना। तो यानी कि प्रॉपर्टी पे कब्जा चाहिए, तो हमने आपको ट्रांसफर ऑफ पोजीशन कर दिया, कब्जा दे दिया ताकि आप प्रॉपर्टी पे एंजॉय कर सकें, पर हमने आपको मालिकाना हक नहीं दिया। यानी कि प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं किया है, उसका कोई अधिकार दे दिया है अपॉन सम कंडीशंस। तो यानी कि कोई अधिकार को भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूं बशर्ते कि वो अधिकार मेरे पास हो। अब देखिएगा सेक्शन 5 पे क्या कहा है
सेक्शन 5 ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो दो व्यक्ति होने चाहिए, वो दोनों जिंदा होने चाहिए, यानी कि लिविंग पर्सन्स। इसके लिए वर्ड है इंटरवाइवोस, VIVOS। अब इंटरवाइवोस का मतलब क्या है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है दूसरे को दे सकता हूं, चाहे पूरी दे दूं, चाहे अधूरी दे दूं, थोड़ी भी दे सकता हूं। ये प्रॉपर्टी मैं दो व्यक्ति को भी दे सकता हूं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मैं खुद को भी दे सकता हूं और किसी और व्यक्ति को भी दे सकता हूं एक साथ। इस जीवित व्यक्ति में कंपनी भी आ जाती है, कोई बॉडी या एसोसिएशन भी आ जाती है, क्योंकि ये जो कंपनी होती है ये आर्टिफिशियल लिविंग पर्सन होती है। आप जब कंपनी लॉ पढ़े होंगे, अगर अगर किसी ने बीकॉम किया होगा तो वो ही जानता होगा कि कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल लिविंग पर्सन होती है। उसके पास अपनी मोहर होती है, सील होती है, कॉमन सील, और वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकती है और प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है, यानी कि प्रॉपर्टी दे बेच भी सकती है, ले भी सकती है, उसको किराए पे भी चढ़ा सकती है, और मुकदमा भी कर सकती है, और मुकदमा ले भी सकती है। तो वो सारे वो काम कर सकती है जो एक जीवित व्यक्ति कर सकता है। बस उसमें फर्क क्या होता है कि वो लॉ द्वारा बनाई गई होती है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सेक्शन 6 क्या बता रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। जब आप इसके पॉइंट्स देखेंगे, जो बहुत लंबा सेक्शन है, तो वो सारे सेक्शन ऐसा बता रहा है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो इसकी पहली लाइन क्या लिखी है कि हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर। तो जनरल आंसर क्या है कि हर प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते जो मैंने आपको पॉइंट बताएंगे। तो इनके देखिए पॉइंट लिखे हैं आई तक। तो पहला क्या बता रहा है, पहला रूल कहता है स्पेस सक्सेशनिस, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। अब मेरे पिताजी की डेथ के बाद ये घर मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है। मेरे चाचा का कोई बच्चा नहीं है, उनके मरने के बाद मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, मुझे उम्मीद है, यानी कि मैं इस उम्मीद पे हूं कि वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, पर मिली नहीं है। तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। दूसरा क्या है क्लॉज, री एंट्री। अब देखिएगा री एंट्री ये प्रोविजन जो है ये लीज के लिए बना है। जैसे अब लीज में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार ट्रांसफर कर रहा हूं कि आप इस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप तो मेरी है, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी पे कब्जा रखिए, इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करिए। मैंने आपको कंडीशन लगा दी कि देखिए 15 साल के बाद ये लीज आपको वापस करनी होगी, यानी कि आपके पास 15 साल के बाद ये लीज खत्म हो जाएगी और आप इस प्रॉपर्टी को सब लीज नहीं करेंगे, यानी कि किसी और को लीज पे नहीं देंगे, क्योंकि वो अधिकार मेरा है। तो आप इस प्रॉपर्टी को सब लीज नहीं करेंगे। अब मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी को सब लीज कर दिया, या इस प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिए हमने अग्री नहीं हुए थे, क्योंकि हम बता सकते हैं एक दूसरे को कि क्या क्या कंडीशनें हैं। हमने कंडीशन का वायलेशन कर दिया। किसने? लेसी ने। लेसर होता है जो लीज देता है, लेसी होता है जिसके पास लीज आती है। तो लेसी ने कोई ऐसी कंडीशन का वायलेशन कर दिया, तो अब इस वायलेशन के बाद उस प्रॉपर्टी पे केवल किसका अधिकार है? मेरा, यानी कि ओनर का, लेसर का। तो केवल उस प्रॉपर्टी पे री एंट्री फिर से कौन कूदेगा? केवल वो लेसर, और कोई नहीं। तीसरा क्या लिखा है, ईजमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। अब देखिएगा ये है एक दीवार, इस दीवार के पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रोड जाती है यहां से और फिर ये मेन रोड है। ये मेन रोड पे जाने के लिए मुझे यहां से जाना पड़ता है। ये मेरी जमीन है, ये किसी और की जमीन है, ये किसी और की जमीन है। तो यानी कि ये मेरी जमीन है, जुड़ी हुई है इस दीवार से। अब मुझे जाना है इधर रोड पे, तो रोड पे जाने के लिए मुझे किसी और की संपत्ति से होते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़ा यहाँ पे इनका लॉन है, तो लॉन से होते हुए जाना पड़ेगा। तो क्या ये मैं जाने का अधिकार, ये इंजॉय करने का अधिकार उनके लैंड को दे सकता हूं? किसी को नहीं दे सकता हूं। ये केवल इंजॉय करने का अधिकार मैं केवल तभी दे सकता हूं जब मैं ये लैंड भी इनको दे दूं। जो मेरा लैंड है मैं उनको जब उनको दे दूंगा तो वो इंजॉय करने का अधिकार भी उनको मिल जाएगा। यानी कि क्या वर्ड लिखे हैं इसमें देखिएगा, ईजमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ये इंजॉय करने का अधिकार क्या है? ये ईजमेंट का अधिकार है, यह सुख अधिकार, सुख अधिकार से कहते हैं हिंदी में। तो ये जो इनके लैंड पे जाने का अधिकार मुझे मिला है, ये ट्रांसफर मैं केवल नहीं कर सकता। अगर मुझे ये अधिकार देना है तो ये संपत्ति भी मुझे देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसकी खिलाफत में मैं केवल ये अधिकार किसी को नहीं दे सकता। एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर। अरे ये सिंपल बात है। देखिए कोई अधिकार केवल एक ओनर के पास है, क्या वो ओनर वो अधिकार किसी को दे सकता है? वो अधिकार तभी दे सकता है जब वो प्रॉपर्टी उसको दे दे। तो केवल मैं एक अधिकार किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जो एक ओनर का अधिकार है। तो ओनर वाले अधिकार सिर्फ ओनर के पास होंगे, वो किसी और के पास ट्रांसफर नहीं हो सकते। मैं किसी को नहीं कह सकता कि तुम एक काम करो प्रॉपर्टी भेज दो, वो प्रॉपर्टी मेरी हो। तो क्या ये अधिकार मैं किसी को दे सकता हूं जो एक ओनर का है? नहीं दे सकता।
फ्यूचर मेंटेनेंस का अधिकार भी मैं नहीं दे सकता। तो किसी को फ्यूचर मेंटेन करना है तो ऐसे अधिकार को मैं भी किसी को दे नहीं सकता। अब देखिएगा एफ और जी एक साथ पढ़ने हैं क्योंकि एक ही जैसी बात कर रहे हैं। तो देखिए कोई सरकारी अफसर है, क्या सरकारी अफसर कह सकता है कि देखो मेरे ऑफिस की ड्यूटीज हैं कि मैं साइन कर सकता हूं या मेरा कोई अधिकार है तो ये अधिकार मैं आपको दे दूं? ऐसा काम वो नहीं कर सकता। इसी तरह अपने ऑफिस का वर्क, अपना ड्यूटी, अपना नाम या अपना पोस्ट जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी तरह अपनी सैलरी या अपनी पेंशन, अपने स्टाइपेंड्स, उसको जो अलाउंस मिलते हैं वो भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता वो। अब देखिए आप सोचेंगे कि अपने बीवी बच्चों को भी तो दे रहा है, वो बीवी बच्चों को दे नहीं रहा है, वो बीवी बच्चों, वो प्रॉपर्टी पहले उसके पास तो आ रही है ना, सैलरी जो है पहले उसके खाते में जा रही है, उसके अकाउंट में जा रही है, उसके बाद वो किसी को मिल रही है। तो ये खाते में जाने का अधिकार वो थोड़ी किसी को ट्रांसफर कर सकता है कि आपसे काम करिएगा, आज से आप पैसा जो है 2,000 रुपये बिजली का बिल आता है उनके खाते में डलवा दीजिएगा, मैं होटल में खाता हूँ वहाँ पे बिल दे दीजिएगा, मेरा 1,500 रुपये का जो बकाया है, मैं वो काम नहीं कर सकता। यानी कि वो एक बार मेरे पास आ जाए उसके बाद मैं किसी को दे दूं, पर वो दे देने का अधिकार, वो स्टाइपेंड्स का अधिकार किसी को नहीं मिल सकता। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला जो है एच पॉइंट वो बात कर रहा है वही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि देखिए मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। प्रॉपर्टी ए बी को दे रहा है तो ए भी एलिजिबल होगा, बी भी एलिजिबल होगा, दोनों किसी बात पे राजी हो रहे होंगे, किसी पैसे पे राजी हो रहे होंगे, किसी कंसिडरेशन पे राजी हो रहे होंगे, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। मालूम पड़ा हमने कहा कि हमको प्रॉपर्टी बेचनी है अफीम 1,000 किलो, तो क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता क्योंकि वो इलीगल है। तो जो सेक्शन 23 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल है वो यहाँ पे भी इलीगल है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो इलीगल है उसके खिलाफ आप काम नहीं कर सकते, आप कोई भी लॉफुल या लॉफुल कंसिडरेशन भी नहीं दे सकते। तो मैं नहीं कह सकता कि आप अपने घर के बदले 1 किलो हेरोइन दे दीजिए, तो मैं काम नहीं कर सकता। इसी तरह पॉइंट आई क्या बता रहा है कि टेनेंट हैविंग अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब अगर मैंने आपको बता दिया कि जैसे लेसी होता है, मैंने आपको टेनेंट रखा अपने घर पे, कोई जो है किराएदार रखा, वो किराएदार क्या किसी और किराएदार को रख सकता है? अगर उसके पास वो अधिकार मैंने नहीं दिया है तो फिर वो नहीं काम कर सकता। यानी कि उसके पास अनट्रांसफरेबल राइट है ऑफ ऑक्यूपेंसी, उस जगह पे केवल वो रह रहा है, उसके अलावा वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता ये अधिकार, जब तक कि उसको मैं अधिकार ना दे दूं, यानी कि मालिक। तो उसके पास अधिकार अगर नहीं है तो वो उस अधिकार को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। फार्मर जिसने जिसके एस्टेट पे अभी रेवेन्यू बाकी है। अब देखिए फार्मर्स का जो लैंड होता है, एग्रीकल्चरल लैंड है, जो भी लैंड है, उस पे उनको कोई ना कोई रेवेन्यू देना पड़ता है सरकार को, वो कलेक्टर के होते हैं, वो सरकार के पास चला जाता है। अब अगर उन पे वो अभी तक पैसा ड्यू है तो वो प्रॉपर्टी के वो अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी के अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनका रोका गया है यहाँ पे। अगला लिखा लेसी ऑफ एन एस्टेट अंडर द कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड एक्ट। अब लेसी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। लेसी यानी कि वो व्यक्ति जिसको लीज मिली है, मैं लेसर हूं, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को अधिकार दे रहा हूं कि आप इस प्रॉपर्टी पे इंजॉय करिए, इस पे कब्जा रखिए, इस पे जो मर्जी काम करिए, इतने इतने दिन के लिए काम करिए, जिसको मैं बता चुका हूं, उसके बदले मुझे कुछ पैसा भी मिलेगा। तो क्या लेसी कोई अधिकार ट्रांसफर कर सकता है किसी को? नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधिकार ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है? लेसर के पास। इतनी सी बात कह रहा है। सेक्शन 7 क्या बता रहा है? पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कि कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट होगा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, कौन ट्रांसफर करने के लिए अधिकार होगा? जिसके पास वो प्रॉपर्टी होगी, पहली बात तो ये, या उसके पास प्रॉपर्टी का अधिकार होगा। अगर उसके पास अधिकार है ट्रांसफर करने का कोई भी प्रॉपर्टी को, या प्रॉपर्टी का कोई अधिकार है जिसको वो ट्रांसफर कर सकता है वो व्यक्ति, यानी कि पहले उसके पास प्रॉपर्टी तो हो, पहली चीज। दूसरी बात वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कही गई सारी चीजें कि वो 18 साल से ऊपर हो, कोई लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, पार्टी जो है अनसाउंड माइंड की ना हो, ये सारी चीजें बार्ड बाय लॉ ना हो, तो वो सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को पूरा भी दे सकते हैं, कुछ हिस्सा भी दे सकते हैं, पूरी की पूरी एब्सोल्यूट दे सकते हैं, यानी कि जैसे गिफ्ट हो गया, पूरे का पूरा गिफ्ट दे दिया आपने, कोई अधिकार आपके पास नहीं रहा, आपने सारे के सारे अधिकार दे दिए, गिफ्ट डीड लिख दी कि ये पूरा का पूरा मकान मैं आपको गिफ्ट की तरह देता हूं। साथ ही सेल हो गया कि पूरे का पूरा अधिकार, और कुछ अधिकार भी दे सकता हूं, जैसे कि लीज, कि आप इतने दिनों के बाद लीज की संपत्ति है, 20 साल की लीज है, अब 20 साल के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे वापस दे देंगे, तो ये कंडीशन पे हो गई। तो ये सेक्शन 7 बता रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले जो मेरा वीडियो होगा उस पर मैं आगे की बात करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए,
शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।